आगे घुस जाओ थोड़ा इधर भी दिखा दीजिए। चिरागी थोड़ा इधर राइट लेफ्ट पर कुछ चीजें जिसमें बिहार सबसे पहले पायदान पर होता है वो होता है अपराध, वो होता है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार में हाल फिलहाल के दिनों में जिस तरीके से 7 निश्चय को लेकर कुछ खुलासे सामने आए, और इसी बात को हम लोग बार बार बोलते थे ना भैया, जो विधानसभा के चुनाव थे मैं बार बार इन्हीं मुद्दों को उठाता था और आगामी चुनाव में भी इन्हीं मुद्दों को ही मैं उठाऊंगा। उस वक्त भी मैंने डंके की चोट पे ये कहा था कि 7 निश्चय बिहार के इतिहास में जब इसकी जांच होगी तो बिहार के इतिहास की सबसे बड़ी भ्रष्टाचार की योजना के तौर पर ये सामने आएगा। और हाल फिलहाल के दिनों में आप लोग देखेंगे गाहे बगाहे जो जानकारी सामने आती है वो मेरी इन तमाम बातों को पुख्ता करती है। और आने वाले इस उपचुनाव में आप देखिएगा जिस तरीके से बिहार में भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर गया है, नल जल योजना के माध्यम से हो, नली गली योजना के माध्यम से हो, बिहार के गांव के आप हाल जाके देख लीजिए, सड़कें खुद ही पड़ी हैं नल जल के नाम पर। और होता क्या भैया, जो पाइप लगाया जाता है वो 2 दिन के बाद वो फट जाता है, जो टैंकी लगाई जाती है वो फट जाती है। ये गुणवत्ता है वहां पर नल जल योजना। नली गली के नाम पर सिर्फ भ्रष्टाचार का अड्डा वहां पे बना रखा है। और भैया जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री की नाक के नीचे अगर इस तरीके का भ्रष्टाचार हो रहा है तो मुख्यमंत्री को इस बात की जानकारी नहीं हो, आश्चर्य होता है। और आश्चर्य इस बात का होता है कि अगर मुख्यमंत्री को जानकारी है उसके बाद भी अगर उन्होंने चुप्पी साध रखी है तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का संरक्षण प्राप्त है भ्रष्टाचारियों को। और अगर मुख्यमंत्री का संरक्षण प्राप्त है भ्रष्टाचारियों को तो इस बात को कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मुख्यमंत्री भी इस भ्रष्टाचार में पूरी तरीके से लिप्त है। और यही कारण है कि भ्रष्टाचारियों का जहां एक तरफ मनोबल बढ़ता है तो वहीं दूसरी तरफ अपराधियों का भी मनोबल बढ़ता है। कन्विक्शन रेट ही आप देख लीजिए हमारे प्रदेश में कितना है भैया। केरला जैसे डाउन साउथ आप जाइए, केरला जैसे राज्य है वहां पे कन्विक्शन रेट 89-90% है। बिहार जैसे राज्य में कन्विक्शन रेट मात्र 7% है। मतलब अगर 100 अपराध हुए तो मुश्किल से 7 लोगों को उसमें सजा मिलेगी। यही कारण है कि बिहार में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा। आए दिन हत्या, लूटमार, डकैती, अपहरण की घटनाएं सुनने को मिलती है। और अफसोस तब होता है कि ऐसी किसी भी घटना पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हमारे प्रदेश के मुखिया हैं एक बार जाकर परिवार के लोगों से मिलना तक जरूरी नहीं समझते। आप मुझे कोई एक विजुअल दिखा दीजिए हाल फिलहाल के वर्षों का जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किसी परिवार के पास गए हो संवेदना अपनी प्रकट करने, या उनको आप बोलते कि हमारी विचारधारा की लड़ाई। चिराग पासवान रामविलास पासवान जी की विचारधारा के साथ खिलवाड़ करते हैं। वो जो दलितों, वंचितों, शोषितों, अल्पसंख्यकों, समाज के गरीब वर्ग के लोगों के लिए जो हमारे नेता लड़ाई लड़ते थे, चिराग पासवान उसके खिलाफ जा रहा है, इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं। मैं भी उनके समर्थन में जाके खड़ा हूं अगर ये विचारधारा की लड़ाई होती। पर आप सब जानते हैं, मुझे टोकिएगा ना अगर मैं दोबारा गलत बोल रहा हूँ, क्या ये विचारधारा की लड़ाई थी? ये सिर्फ व्यक्तिगत स्वार्थ की लड़ाई थी, सिर्फ उनको मंत्री बनना था उस बात की लड़ाई। मुझे आक्रोश इस बात पर है कि उन्होंने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए हमारे नेता के विचारधारा के साथ उन्होंने समझौता किया। आज वो एक ऐसे व्यक्ति की गोद में जाकर बैठे हैं जिन्होंने हमारे नेता की बरसी पर आकर उनको श्रद्धांजलि तक देना जरूरी नहीं समझा। भाई कौन नहीं जानता नीतीश कुमार जी को? कौन नहीं जानता कि उन्होंने हमारे नेता को अपमानित करने के लिए, उनकी राजनीतिक हैसियत को मिटाने के लिए उन्होंने क्या क्या हथकंडे नहीं अपनाए। आज पहली बार उन्होंने हमारी पार्टी को तोड़ा क्या? 2005 में दोनों विधानसभा के चुनाव में नीतीश कुमार जी ने हमारी पार्टी को तोड़ने का काम किया, हमारे राज्यसभा सांसद को उन्होंने तोड़ने का काम किया, हमारे एमएलसीज को उन्होंने तोड़ने का काम किया, और तो और हमारे नेता की राजनीतिक हैसियत को मिटाने के लिए दलित महादलित समुदाय का उन्होंने गठन करने का काम किया। और आप ऐसे व्यक्ति की गोद में जाकर बैठ गए, कैसे आप खुद को, अपने परिवार को, अपने समाज के लोगों का आप सामना करेंगे? क्या आप एक ऐसे व्यक्ति का समर्थन कर रहे हैं जो हमारे नेता के सम्मान में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए 2 श्रद्धा के सुमन तक अर्पित करना जरूरी नहीं समझते? और आज आप उनके कोटे से जाकर आप मंत्री बने हुए हैं जो हमारे नेता को उनकी पुण्यतिथि पर याद तक करना जरूरी नहीं समझते। हमारे नेता जब इतने समय तक अस्पताल पे थे, नीतीश कुमार जी ने एक बार फोन करना जरूरी नहीं समझा। आप तमाम पत्रकार साथी इस बात के साक्षी हैं, जब आप ही लोगों ने जब उनसे सवाल पूछा था कि उनकी तबीयत अस्वस्थ है तो उन्होंने मुस्कुरा के क्या जवाब दिया था? अच्छा, हमें तो मालूम ही नहीं है। एनडीए की उस प्रेस वार्ता में उन्होंने किस तरीके से अहंकार दिखाते हुए उन्होंने कहा था कि जाइए जाकर पूछिए रामविलास पासवान जी से
कि क्या वो अपने 2 विधायकों के समर्थन से राज्यसभा चले गए हैं क्या? ये अहंकार वो हमारे नेता को तब दिखा रहे थे जब हमारे नेता वेंटिलेटर पे थे। एक ऐसा व्यक्ति जिन्होंने मानवता की सारी सीमाएं लांघ दी। भाई इंसानियत होती है, जब कोई इंसान किसी का निधन हो जाता है उसके बाद दुश्मनों के यहाँ भी लोग जाते हैं अपनी श्रद्धांजलि देने। जब तक ये शरीर होता है तभी तक आपका व्यक्तिगत द्वेष होता है। जब ये शरीर जब नश्वर हो जाता है, समाप्त हो जाता है, उसके बाद तमाम विरोधी भावनाएं समाप्त हो जाती है। पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उसके बाद भी उनसे द्वेष रखा, आज तक रखते हैं। बल्कि पर पटना में रहते हुए आना उन्होंने जरूरी नहीं समझा, श्रद्धांजलि तक देना जरूरी नहीं समझा। और व्यंग के तौर पर वो जो 1.5 लाइन का उनका आया था, जहां एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 1.5 पन्नों का 1.5 लाइन की एक औपचारिकता पूरी करने के लिए उन्होंने प्रेस में एक रिलीज भेजी। और ऐसे व्यक्ति के साथ जाकर आप उनके कोटे से आप मंत्री बने हुए हैं, तो किस विचारधारा की लड़ाई थी भैया? आपने सिर्फ अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को साधने के लिए उत्तराधिकारी। भाई कौन बोल रहा है कि मैं उत्तराधिकारी हूं? जनता तय करेगी ना कि कौन उत्तराधिकारी है। ये कोई सीईओ या कंपनी तो नहीं चल रही ना, कोई कंपनी के चेयरमैन नहीं है कि भाई अपना उत्तराधिकारी कोई बोलेगा। अगर उत्तराधिकारी किसी के कहने से ही अगर घोषित हो जाता तो जितने पूर्व में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति रहे उनके बेटे बेटी आज की तारीख में कहीं ना कहीं किसी बड़े पद पर होते। पर इतिहास गवाह है कि अगली पीढ़ी, कई लोग हैं जो कि अगली पीढ़ी का नाम तक नहीं जानते। क्यों? क्योंकि उनके वो सही मायनों में कोई उत्तराधिकारी था ही नहीं। भाई अगर मुझमें काबिलियत होगी तो मैं आगे चलूंगा, नहीं काबिलियत होगी तो जनता मेरे को ना स्वीकार करेगी। पर बार बार ये कहना कि नहीं है उत्तराधिकारी नहीं है, संपत्ति का उत्तराधिकारी हो सकता है। चलिए अगर आपने माना कि संपत्ति का उत्तराधिकारी है तो रामविलास पासवान जी की संपत्ति क्या थी भैया? बताइए ना मुझे, कहां पे कितनी जमीन जायदाद वो छोड़ के गए? किस चीज का मैं उत्तराधिकारी हूं? हाँ, पर हाँ, देश की जनता उनकी संपत्ति जरूर थी, बिहार की जनता उनकी संपत्ति जरूर थी। और अगर आप कहते हैं कि मैं उनकी संपत्ति का उत्तराधिकारी हूं तो हाँ, उस जनता का उत्तराधिकारी अगर वो मुझे मानते हैं और हमारे नेता अगर मान के गए हैं तो फिर मैं हूं। देश की जनता, उनमें विश्वास रखने वाले लोग, पार्टी का कैडर, पार्टी के कार्यकर्ता उनकी संपत्ति थी। तो अगर वो खुद अगर इस बात को मानते हैं कि उनकी संपत्ति का मैं उत्तराधिकारी हूं तो फिर मैं हूं इसका उत्तराधिकारी। पर ये ना उत्तराधिकारी की लड़ाई है ना विचारधारा की लड़ाई है, बस आपको मंत्री बनना था उस बात की लड़ाई है। और आपने साबित कर दिया मंत्री बनने के बाद। भाई आपने एक बार नहीं सोचा 21 साल पुरानी उनकी बनाई हुई पार्टी को खंडित करने से पहले? आते ना, बैठते, मुझसे बात करते, आज किस मुंह से वो